अच्छा भाई, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉट नेट। ठीक है। और जो हमने इतना कुछ सी शार्प में पढ़ा, अब हमें वो सही में काम आएगा। ठीक है। किसी को पता है व्हाट इज डॉट नेट? आयान, क्या है डॉट नेट? फ्रेमवर्क नहीं है डॉट नेट। लाइब्रेरी भी नहीं है डॉट नेट। मैं सिर्फ वर्ड डॉट नेट की बात कर रहा हूँ। डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है। अभी जो मिसकंसेप्शन है ना दिमाग के अंदर, वो खुलेंगी तुम लोगों की। ठीक है। डॉट नेट कोई लैंग्वेज नहीं है, डॉट नेट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया जाता है? ताकि लोगों को और कोलेबोरेशंस को यूनाइट किया जा सके और लोगों के लिए आसानी प्रोवाइड की जा सके, इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। जैसे अपवर्क इज अ प्लेटफॉर्म, इज अ प्रोडक्ट। ठीक है। फाइवर इज अ प्लेटफॉर्म। इसी तरह डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के अंडर डॉट नेट के तमाम फ्रेमवर्क्स, जो तमाम लैंग्वेजेस हैं वो आ जाती हैं। ठीक है। और उसकी वेब एपीआईज वगैरह बनाना, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशंस वगैरह बनाना, ये सब डॉट नेट के अंडर आता है। तो डॉट नेट एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस के फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है। और वेब एपीआईज हैं एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म एबिलिटीज हैं। ठीक है। एक आर्टिकल है बहुत प्यारा जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, उसके अंदर आपको डॉट नेट जो है वो बहुत डिटेल में मिलेगी। अगर आप यहाँ सर्च करोगे ना, व्हाट इज डॉट नेट, ठीक है, तो मेरा ख्याल है पहले ही दूसरा आर्टिकल आता है। हाँ, ये रहा। ठीक है। AWS वालों की तरफ से ये आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत डिटेल में और अच्छा लिखा हुआ है। डॉट नेट इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग डेस्कटॉप वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस दैट कैन रन नेटिवली ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेटिवली का क्या मतलब होता है? नेटिवली का मतलब होता है उसी सेम कोड से, उसी सेम कोड लिखकर, वही सेम कोड लिखकर डॉट नेट में आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब भी बना सकते हो, डेस्कटॉप भी बना सकते हो, और यहाँ गेम्स मेंशन नहीं, गेम्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। ऑल दो गेम्स भी एप्लीकेशन ही होती हैं। ठीक है। तो डॉट नेट एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ये कोई लैंग्वेज और फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है। जो सिर्फ डॉट नेट का वर्ड है, अब इसके अंदर थोड़े फ्रेजेस जोड़ दो तो वो फ्रेमवर्क बन जाता है। ठीक है। लेकिन जो सिर्फ डॉट नेट का वर्ड है, ये क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्रिएट किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ह्यूज कम्युनिटी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकती है। ठीक है। ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, वेब एपीआईज आती हैं, और क्रॉस प्लेटफॉर्म एबिलिटीज आती हैं। व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, कुल्लूर? इतनी बार मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब बता चुका हूँ। क्या होता है सिद्धि क्रॉस प्लेटफॉर्म? चीज, सॉफ्टवेयर। अब ये भी तो, ये कोई नहीं पूछ रहा सर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज के बारे हवाले से बोल रहे हैं, आप एप्लीकेशंस के एतबार से बोल रहे हैं। अगर मैं लैंग्वेजेस के एतबार से बोलूँ कि भाई सी शार्प जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, इट मीन्स कि सी शार्प को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगर एप्लीकेशन के एतबार से बात करूं कि भाई फॉर एग्जांपल फ्लटर से क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनती हैं, तो इसका मतलब है कि फ्लटर का सिंगल कोड बेस लिखकर मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकता हूं, मैं मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड ओएस भी बना सकता हूं, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन लिनक्स एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकता हूं। दिस इज व्हाट क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस। ठीक है। तो डॉट नेट सिस्टम इंक्लूड टूल्स, लाइब्रेरीज एंड लैंग्वेजेस। तो कह रहा है डॉट नेट का जो प्लेटफॉर्म है, अम्ब्रेला है, उसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, और लाइब्रेरीज है दैट सपोर्ट मॉडर्न स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है। अगर आपको मॉडर्न स्केलेबल और हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट करनी है तो आप डॉट नेट के प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। साथ में आप उसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म की एबिलिटी भी ला सकते हो कि सेम कोड आप मल्टीपल मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एप्लीकेशन बनाने में यूज कर सकते हो। ठीक है। तो डॉट नेट आपको ये एबिलिटी देता है। एन एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी मेंटेन्स एंड सपोर्ट्स द डॉट नेट प्लेटफॉर्म। In terms of .NET platform is a software that can do tasks, translate .NET programming language code into instructions that a computing device can process. अभी तक शायद शायद आप लोगों ने ये सुना होगा कि .NET एक फ्रेमवर्क है सी शार्प का। सी शार्प .NET प्लेटफॉर्म का पार्ट है। सी शार्प .NET प्लेटफॉर्म के अंडर आती है।
यानी कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म एक ऐसी अम्ब्रेला है जिसके अंडर सी शार्प को बिल्ड किया गया है। किसे बिल्ड किया गया है? सी शार्प को। सी शार्प से डॉट नेट नहीं बनी, डॉट नेट के अंदर सी शार्प बनी है। बात समझ आ रही है? हाँ, डॉट नेट प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ सी शार्प को नहीं बनाया है। जो माइक्रोसॉफ्ट है, उनका जो डॉट नेट प्लेटफॉर्म है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें सी शार्प आती है, एफ शार्प एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में। विजुअल बेसिक पढ़ा है ना? हाँ, GW बेसिक स्कूल्स में हम पढ़ते थे कंप्यूटर लैब्स में। अब शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो, लेकिन हम लोगों ने कंप्यूटर लैब्स में से चलाकर देखा, कंसोल टाइप की एप्लीकेशन खुल जाती थी इसके अंदर। ठीक है। वालेकुम सलाम। ठीक है। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो डॉट नेट प्लेटफॉर्म के अंडर आती हैं, और ये डायरेक्टली सपोर्टेड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो डॉट नेट प्लेटफॉर्म के अंडर बिल्ड की गई हैं और डॉट नेट प्लेटफॉर्म की वजह से ही वो चल रही हैं। तो सी शार्प इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस जो डॉट नेट प्लेटफॉर्म का पार्ट है। ठीक है। आप पूरा डॉट नेट प्लेटफॉर्म शायद जिंदगी भी लगा लो तो पूरा डॉट नेट प्लेटफॉर्म आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो सिर्फ लैंग्वेजेस की बात है, फिर सी शार्प के इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं, एफ शार्प के हैं, विजुअल बेसिक के, और इसके अंदर और भी मजीद लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है। लेकिन ये जो तीन बेसिक लैंग्वेजेस हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्रिएट की गई हैं और ये डायरेक्टली सपोर्टेड है डॉट नेट प्लेटफॉर्म के अंदर। आप अपनी लैंग्वेज भी बिल्ड कर सकते हो डॉट नेट प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। ठीक है। Provide utilities for efficient software development. For example, it can find the current time or print text on the screen. वही प्रोग्रामिंग लॉजिक्स की बात हो रही है। डिफाइन अ सेट ऑफ डेटा टाइप्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, नंबर्स एंड डेट्स ऑन द कंप्यूटर। यानी कि जितनी भी सी शार्प में हम लॉजिक्स या फंडामेंटल्स या डेट टाइम्स और इन सब मेथड्स यूज करते हैं, ये मुझे डॉट नेट प्लेटफॉर्म की तरफ से मिले। सी शार्प को किसकी तरफ से मिले? अच्छा, अब डॉट नेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको अलाउ करती है कि भाई आप डॉट नेट का कोड एग्जीक्यूट कर सको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, लाइक लिनक्स पर, मैक ओएस पर, विंडोज पर, आईओएस पर, एंड्रॉइड पर, एंड मैनी अदर्स। अगर डॉट नेट प्लेटफॉर्म मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, तो फिर आप विंडोज पर ही लिख पाते खाली। आप फिर मैक ओएस के ऊपर अपना सी शार्प का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि वो सपोर्ट नहीं होता, और ऐसा पहले था। ठीक है। अगर आप 1990s के अंदर जाओ, जैसे यहाँ पर बता रहा है, सबसे पहले जो डॉट नेट का नाम था वो था डॉट नेट फ्रेमवर्क कहते थे इसे। क्या कहते थे? डॉट नेट फ्रेमवर्क डजंट मीन कि किसी लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है। इसका नाम यही था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म। .NET Framework is the original .NET implementation. It supports running websites, services, desktop apps, and more on Windows. Microsoft released this in 1990s। ये बेसिकली 1990s के अंदर इन्होंने बनाया था, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म की एबिलिटी नहीं रखता था। इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं आती थी, बहुत लिमिटेड था। क्या था? लिमिटेड था, जिसके अंदर डेवलपर्स को बहुत लिमिटेशंस का सामना करने को मिलता था। ठीक है। डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती थी प्लेटफॉर्म के अंदर कि भाई मल्टीपल लैंग्वेजेस हो, उसके मल्टीपल जो है ना फ्रेमवर्क्स हो, जिससे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर उसी सेम कोड को एग्जीक्यूट करके एप्लीकेशंस को क्रिएट किया जा सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। फिर आया आपके पास 2014 में डॉट नेट कोर। क्या आया? डॉट नेट कोर। आज भी विजुअल स्टूडियो के अंदर डॉट नेट कोर ही आपको मिलेगा। ये आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का नाम चेंज कर दिया, बस क्या कर दिया? डॉट नेट कोर। ये बेसिकली वो वर्जन था डॉट नेट का जिसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म की एबिलिटी दी गई, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर डॉट नेट के प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशंस और उसके फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करवाया गया, जिससे डेवलपर्स को क्या मिली? एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली। ठीक है। तो बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड किया। Microsoft allows .NET Core in late 2040 to enable क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। इसी वर्जन के अंदर आपको क्या मिली? क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिली मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एग्जीक्यूट करने की। ठीक है। इससे पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क में एबिलिटी नहीं थी, फिर उसका नाम बदल दिया गया डॉट नेट फ्रेमवर्क का, डॉट नेट कोर कर दिया गया। फॉर डॉट नेट डेवलपर्स द कंपनी रिलीज दिस न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द डॉट नेट कोर डॉट नेट 5 के साथ रन हुआ था। मतलब जो डॉट नेट के वर्जन आते हैं, अभी डॉट नेट 10 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? डॉट नेट 5 के साथ डॉट नेट कोर को लॉन्च किया गया था इन नवंबर 2020 एंड रीनेम इट टू द। फिर उन्होंने डॉट नेट फ्रेमवर्क नाम दिया था, फिर डॉट नेट कोर किया, अब इसे स्टैंडर्ड में सिर्फ डॉट नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिर्फ डॉट नेट। ठीक है। द टर्म डॉट नेट इन दिस आर्टिकल रेफर्स टू द डॉट नेट 5 डॉट नेट कोर इज ओपन सोर्स ऑन गिटहब। डॉट नेट स्टैंडर्ड आया फिर जो अभी करंट चल रहा है, जिसमें हम सिर्फ डॉट नेट बोलते हैं, या कुछ लोग अभी डॉट नेट कोर भी बोलते हैं इसको, लेकिन अब इसको डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं बोलते। क्योंकि अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करोगे तो फिर उसकी डेफिनेशन में क्रॉस प्लेटफॉर्म का जिक्र
नहीं होगा। डॉट नेट स्टैंडर्ड इज द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस कॉल्ड एपीआईज। इसके अंदर डॉट नेट स्टैंडर्ड में एपीआईज को लॉन्च किया गया, वेब एपीआईज को, जो हम पढ़ेंगे आने वाले वक्त में और आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल फीचर है। ठीक है। डिफरेंट डॉट नेट इम्प्लीमेंटेशन कैन रीयूज द सेम कोड एंड लाइब्रेरीज। ठीक है। डॉट नेट इम्प्लीमेंटेशन कैन रीयूज द सेम कोड एंड लाइब्रेरीज, इसका मतलब क्या है? डॉट नेट के अंडर मौजूद जो लैंग्वेजेस हैं और फ्रेमवर्क्स हैं, वो आपस में सेम लाइब्रेरीज को यूज करते हुए, बताओ, कोड लिख सकते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करके एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिस्टम का अगर फॉर एग्जांपल एक पैकेज है सिस्टम डॉट डॉट नेट कोर के नाम से, तो मैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कोई अलग से पैकेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि डॉट नेट में अगर कोई लाइब्रेरी या यूटिलिटी बनती है तो वो डॉट नेट के अंडर आने वाली तमाम लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स में इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। ईच इम्प्लीमेंटेशन यूजेस बोथ डॉट नेट स्टैंडर्ड एपीआईज एंड यूनिक एपीआई स्पेसिफिक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रन ऑन। डॉट नेट क्यों चूज करें भाई? हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए। किस लिए? ठीक है। डेवलपर्स लाइक टू यूज डॉट नेट बिकॉज इट इंक्लूड्स मेनी टूल्स दैट मेक देयर वर्क इजियर, फॉर एग्जांपल यूजिंग द विजुअल स्टूडियो सूट। व्हाट इज सूट? सूट कहते हैं बंडल को। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, उसके अंदर बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। बंडल को सूट कहते हैं। तो कह रहा है कि आपको विजुअल स्टूडियो सूट की सपोर्ट भी डॉट नेट प्लेटफॉर्म की वजह से ही मिलती है। विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर भी डॉट नेट प्लेटफॉर्म में आता है। किस में आता है? ठीक है। जितने भी डॉट नेट प्लेटफॉर्म के अंडर लाइब्रेरीज उनके डेवलपर्स ने क्रिएट करी हैं, यूटिलिटीज क्रिएट की हैं, फ्रेमवर्क्स क्रिएट करे हैं, लैंग्वेजेस क्रिएट करी हैं, वो तमाम की तमाम आप फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर, एपीआईज के अंदर, हर चीज के अंदर। ठीक है। Developers can write code faster, collaborate efficiently, and test and fix their code efficiently. The ability to reuse code between implementation reduces the cost of development. अगर मैं वही सेम कोड एंड्रॉयड बनाने के लिए और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर रहा हूं, तो इससे मेरी कॉस्ट बचेगी, मुझे दूसरा डेवलपर हायर करना नहीं पड़ेगा, और बहुत सारी चीजों पर और भी कॉस्ट बचेगी। ठीक है। डॉट नेट एप्लीकेशन प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स एंड रिक्वायर लेस कंप्यूटिंग पावर। ठीक है। अभी इस पे भी हम लोग बात करेंगे, जो डॉट नेट रन टाइम होता है वो कैसे इन एप्लीकेशंस को फास्टर और स्मूदर बनाता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन सिक्योरिटी मेजर्स एंड एफिशिएंटली परफॉर्म सर्वर साइड टास्क लाइक डेटाबेस एक्सेस वगैरह वगैरह। ठीक है। डॉट नेट जो है ना, असल में सबसे ज्यादा पॉपुलर अपनी सिक्योरिटी की वजह से। इन्होंने इसका सिक्योरिटी सिस्टम, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म एबिलिटी, इसके अंदर लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, इतना कुछ डाल दिया है कि डेवलपर सब कुछ इसमें ही कर सकता है। अगर आप डॉट नेट डेवलपर बन गए ना, डॉट नेट डेवलपर का मतलब ये नहीं है कि डॉट नेट कोर एमवीसी हम अगर पढ़ रहे हैं अभी, तो वो एक फ्रेमवर्क है खाली उसका। डॉट नेट डेवलपर का मतलब है उसके अंडर आने वाली कम से कम 50% चीजें तो आपको आती हो, 50% लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स तो आपको आते हो। ठीक है। आपको आर्किटेक्चर्स का पता हो, आपको सिस्टम डिजाइन का पता हो, तब आप डॉट नेट डेवलपर कहलाओगे। वरना आप सिर्फ कहलाओगे डॉट नेट कोर एमवीसी डेवलपर, जो अभी आप पढ़ रहे हो, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम भी पूरा डॉट नेट जाहिर सी बातें नहीं पढ़ सकते इन 6 महीनों के अंदर। ठीक है। तो हम उसका स्पेसिफिक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जिस पर हम वेब एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, और उसके बाद हम उसकी एपीआई सीखेंगे कि हम डॉट नेट पर एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सी शार्प। ठीक है। हाँ। फिर वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे और एंगुलर में फ्रंट एंड बनाकर उसको फैच करेंगे, फुल स्टैक हो जाएगी। ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत पुराना जो है ये डेवलपमेंट है। 1990s बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स और ईआरपीस माइक्रोसॉफ्ट के खुद के इसके ऊपर बने हुए हैं, गूगल के बने हुए हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। डॉट नेट इज एन ओपन सोर्स विच मींस दैट एनीवन कैन गेट एक्सेस टू यूज, रीड एंड मॉडिफाई इट फ्रीली। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? कि उसका कोड क्या है, इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। जैसे लारावेल इज ओपन सोर्स, तो अगर मैं लिखता हूँ ना लारावेल स्लैश लारावेल, तो उसकी मुझे गिटहब रेपो मिल जाती है। जो डेवलपर्स ने उसका कोड कर रखा है, वो कोड मैं फ्री में एक्सेस करके देख सकता हूँ। लारावेल को क्रिएट करने वाला जो कोड है, बात समझ आ रही है? देख रहे हो, दिस इज ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। क्या है ये? इसी तरह डॉट नेट भी ओपन सोर्स है, इसका कोड आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा, जिसको आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो। जैसे लारावेल को इंस्टॉल करने के बाद, लारावेल का जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो फ्रेमवर्क है ना पूरा, उसको मैं अपनी मर्जी से मॉडिफाई और एडिट कर सकता हूँ। इसी तरह इनके फ्रेमवर्क्स को भी मैं मॉडिफाई और एडिट कर सकता हूँ। एन एक्टिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स मेंटेन एंड इंप्रूव द डॉट नेट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट आर्किटेक्चर, यानी कि डॉट नेट की हायरार्की के अंदर जो कंपोनेंट्स उन्हें समझना इंपॉर्टेंट है, और ये अब आपके पास मेन है, इसको सही से समझना है। ठीक है।
.NET has a modular and optimized architecture. Users can choose different components to meet their software development requirements. .NET ने आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप अपनी मर्जी से अपना सिस्टम डिजाइन, अपना आर्किटेक्चर और अपना सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका फॉलो करके सॉफ्टवेयर बना लो। ठीक है, आप .NET फ्रेमवर्क उठाओ या .NET कोर उठाओ, उसके साथ एमवीसी पैटर्न जोड़ दो, तो ये आपके पास एमवीसी आर्किटेक्चर हो गया, आपने अपनी मर्जी से चूज किया। उसी के साथ क्लीन आर्किटेक्चर जोड़ दो, आपने अपनी मर्जी से यूज किया। उसके साथ अनियन आर्किटेक्चर जोड़ दो, आपने अपनी मर्जी से यूज किया। सिस्टम डिजाइन कोई भी चूज करो, वेब एप्लीकेशन बना लो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। जबकि लारावेल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लारावेल में एमवीसी ही है। ठीक है, हमने जो एमवीसी पढ़ा था, मॉडल व्यू कंट्रोलर, दैट वाज एन सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर, जिसमें हम एप्लीकेशन को तीन पार्ट्स मॉडल व्यू और कंट्रोलर में तोड़ के क्रिएट करते हैं। दैट वाज एन आर्किटेक्चर के एप्लीकेशन बिल्ड करने का एक मैनेजेबल वे। ठीक है, लेकिन .NET के अंदर बेतहाशा सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर है। ठीक है, एमवीसी है, एमवीवीसी है, एमवीएम है, क्लीन आर्किटेक्चर है, अनियन आर्किटेक्चर है, रेपोजिटरी पैटर्न है, सर्विस पैटर्न है, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं। .NET के साथ जो आर्किटेक्चर आपको अपनी मर्जी से चूज करना है करो, और वेब एप्लीकेशन बना लो, एंड्रॉइड बना लो, iOS बना लो, कुछ भी कर लो। बात समझ आ रही है? तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको .NET देता है। तीन कंपोनेंट सबसे पहले .NET की लैंग्वेजेस, जिनमें बेसिक सी शार्प, विजुअल बेसिक और एफ शार्प आती हैं। .NET की जो बेसिक तीन लैंग्वेजेस हैं, स्टैंडर्ड, सी शार्प, एफ शार्प एंड विजुअल बेसिक। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाते हैं। सी शार्प, एफ शार्प एंड विजुअल बेसिक आर द थ्री माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड लैंग्वेजेस फॉर .NET डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो बनाई हुई है और सपोर्टेड है। बाकी और भी अभी आएंगी। डिफरेंट कंपनीज एंड डेवलपर्स हैव आल्सो क्रिएटेड अदर लैंग्वेजेस दैट वर्क विद। मैं अपनी कंपनी बनाऊं, मैं अपने डेवलपर्स रखूं और .NET प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मैं अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करके उसे .NET में शामिल कर सकता हूं। ये मैंने .NET के साथ कोलैबोरेशन करी, और ये बहुत बड़ी बात है अगर आप करते हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, C sharp is simple, modern, OOP-based language with syntax similar to the C family. C sharp is familiar to C, C++, Java and JavaScript programmers जो हमने पढ़ी है। ठीक है, फिर F sharp है, ये आप पढ़ सकते हो, फिर विजुअल बेसिक है। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाती है कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस लाइक क्लोजर CLR, आईफल, आयरन पाइथन, पावर बिल्डर एंड मैनी अदर आर आल्सो वर्क ऑन द .NET प्लेटफॉर्म्स। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो दूसरे कंपनीज और उनके डेवलपर्स ने क्रिएट करी हुई हैं .NET के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। आज समझ आ रही है? ठीक है, तो .NET प्लेटफॉर्म मतलब एक ट्री है जिसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, फिर फ्रेमवर्क्स हैं, फिर वेब एपीआईज हैं, फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म एबिलिटीज हैं। एंड्रॉयड भी इसी में आ जाता है, iOS भी, एप्लीकेशंस भी इसी में आ जाती हैं। तो एक ना जड़ है, .NEट क्या है? एक जड़ है। ठीक है, तो .NEट की जो मिसकंसेप्शन है कि .NEट फ्रेमवर्क है, .NEट फ्रेमवर्क नहीं है। .NEट के अंदर फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रेमवर्क्स लैंग्वेज का होता है, और लैंग्वेज तो खुद सी शार्प किस में आ रही है? .NEट के प्लेटफॉर्म में आ रही है। बात समझ आ रही है? This is because .NET implements the common language infrastructure. You can think of CLI as template for creating .NET compatible languages. ठीक है, आपको एक CLI टूल मिल जाता है .NET के अंदर, जिसको यूज करते हुए आप अपनी लैंग्वेजेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उस लेवल के लिए आपको हार्डवेयर लेवल की और डेटा स्ट्रक्चर लेवल की, DSA लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ इतना करने से, HTML CSS और बैकएंड लिख लेने से आप लैंग्वेज नहीं बना लोगे। ठीक है, फिर आता है .NET रन टाइम। ये बड़ी मजे की चीज है कि .NET एक ही वक्त में क्रॉस प्लेटफॉर्म एबिलिटी कैसे देता है, और एक ही कोड मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कैसे एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये जब इसने बात करती है हाई परफॉर्मेंस फास्टर कोड एग्जीक्यूट होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि जो हमारी मशीन है या हमारा जो प्रोसेसर है, वो हमारी बात को या हमारी इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को जब ये अंडरस्टैंड करेगा जब उसे बाइनरी में इनपुट मिलेगा। क्योंकि आपका प्रोसेसर सिर्फ क्या समझता है? टैन क्या समझता है? बाइनरी यानी जीरोस और वन समझता है। लेकिन हम आज के एरा के अंदर जो कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस, यानी जो लैंग्वेजेस क्लोजर टू ह्यूमन है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, इनमें लिखते हैं। ठीक है, जो हम स्क्रीन पे कोड लिखते हैं। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोड होता है ट्रांसलेट बाइनरी के अंदर, और वो होता है ट्रांसलेटर्स की मदद से। किसकी मदद से? ट्रांसलेटर्स की मदद से। लेकिन जब आपका कोड डायरेक्ट ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है एक हाई लेवल से लो लेवल में डायरेक्टली, तो वहां पर उस ट्रांसलेटर को थोड़ा लोड मिलता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे .NET रन टाइम की। अच्छा, .NET रन टाइम बेसिकली ऐसा समझो कि पूरे .NET प्लेटफॉर्म का ना इंजन है। यानी सारी लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करने वाला, फ्रेमवर्क्स को एग्जीक्यूट करने वाला, और उनके एरर्स, उनके कंपाइलर सब इसी के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? .NET रन टाइम में। किसे? रन टाइम।
द डॉट नेट रन टाइम ऑल्सो कॉल्ड कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLRB से कहते हैं, ठीक है। कंपाइल्स एंड एग्जीक्यूट्स, ये क्या करता है, कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करता है जो इसके अंडर लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स आते हैं उनको, ठीक है। डॉट नेट प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब इसके अंदर एक कंपाइलर यूज होता है जिसे कहते हैं GIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। बेसिकली ये कंपाइलर ऐसे बिहेव करता है कि जब तक आप कोड एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक ये कंपाइल नहीं करता, ठीक है। जब आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो उस वक्त जस्ट इन टाइम, दैट टाइम आपका कोड कंपाइल होता है, जिससे आपकी एप्लीकेशन फास्टर होती है। ऐसा नहीं कि आप कोड लिखते जा रहे हो कंपाइल होता जा रहा है, कोड लिखते जा रहे हो कंपाइल होता जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। जब आप एग्जीक्यूट करने जाओगे एग्जीक्यूशन से पहले ये कंपाइल करेगा, जिससे आपकी एप्लीकेशन स्मूदर रहती है और फास्ट काम करती है डेवलपमेंट में भी। द CLR कंपाइल्स कोड एज द डेवलपर्स राइट्स इट, ठीक है। ड्यूरिंग कंपाइलेशन CLR ट्रांसलेट द कोड इनटू कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब इसमें एक टर्म यूज हो रही है, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अभी मैं आपको बता रहा था कि हाई लेवल से कोड ट्रांसलेट होता है लो लेवल में, और वो बेसिकली हो रहा होता है आपकी किसकी मदद से, ट्रांसलेटर्स की मदद से, यानी कि हमारे जबान में कंपाइलर की मदद से। जब आप एक हाई लेवल कोड लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो, हाई लेवल कोड, तो उसे लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है। कौन यूज होता है, ठीक है। अब लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास वो कह रहा है कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन के दौरान आपका जो CLR यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, वो आपके कोड को एक कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल लिखते हैं ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या लिखते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल इस तरह लिखेगा, पहले राइट समथिंग और फिर एग्जिट, कुछ इस तरह की ये लैंग्वेज होती है, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं इसे। इससे पूरा कोड पूरी तरह बाइनरी में नहीं होता है, ये ऐसी लैंग्वेज में आ जाता है जो बहुत सिंपल होती है। क्या होती है, इसमें से जो मेथड्स हैं, जो फंडामेंटल्स है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि इंग्लिश लिखी हुई है, एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ऐसा कोड हो जाता है आपका पूरा, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, जब आपका कोड कंपाइल हो रहा होता है तो उसी वक्त CLR आपके कोड को एक सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। क्या कर देता है, और फिर आपका जो कंपाइलर है, जो डॉट नेट रन टाइम है, वो आपके कोड को मशीन लैंग्वेज बाइनरी में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब है डॉट नेट के अंडर जितनी भी फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस हैं, वो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्ट बाइनरी में कंपाइल नहीं होती। पहले वो कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज CIL में कन्वर्ट होती है, फिर CIL को रन टाइम क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इससे एग्जीक्यूशन फास्टर होती है और कंपाइलर पे भी लोड नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कंपाइलर को जज नहीं करना पड़ता कब मेथड आ रहा है, कब स्ट्रिंग आ रहा है, कब आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, कब आपके पास क्लास आ रही है। उसे एक सिंपल स्क्रिप्ट मिलती है जिसे वो डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। इससे आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोड रिटन इन C# हैज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज लाइक सिंटेक्स एंड वर्ड्स। C# में कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स, वर्ड्स, मेथड्स, क्लासेस, ऐसी तो लिखते हैं हम, ठीक है। डॉट नेट कंपाइल्स और ट्रांसलेट दिस कोड इनटू CLI, यानी कि डॉट नेट के अंदर जो कंपाइलर है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जिसे ही कहते हैं, या सिंपल कंपाइलर जो C# का होता है, वो इसे कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, दरमियानी, ठीक है, दरमियानी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर CIL का कोड जो है वो लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग द डॉट नेट रन टाइम इंजन, ठीक है। इससे आपकी एग्जीक्यूशन और आपकी एप्लीकेशन बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। डॉट नेट रन टाइम्स मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ CIL कोड, CIL इज क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल। ओहो भाई, क्या क्या करेंगे ये लोग, बोल रहे हैं कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि अगर आप डॉट नेट के जरिए मोबाइल ऐप बना रहे हो तब भी ये कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज एंड्रॉइड समझ लेगा, iOS भी समझ लेगा, लिनक्स भी समझ लेगा, और विंडोज भी समझ लेगा, और मैकओएस भी समझ लेगा। यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर CIL एग्जीक्यूट हो सकती है। यानी कि इन्होंने कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज को भी क्या कर दिया है, क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया। हर चीज को क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया, कुछ नहीं छोड़ा भाई इन्होंने, सारे काम हर प्लेटफॉर्म पे करो, एंड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोसेस इट। दैट्स वाई CIL का यूज किया गया है, वरना हर प्लेटफॉर्म पर या हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग मेथड यूज करना पड़ता उसको फास्ट बनाने के लिए। तो उन्होंने यूज किया कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी रेफर्स टू एन एप्लीकेशंस एबिलिटी टू रन ऑन मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है।
अच्छा, अब आते हैं डॉट नेट के एप्लीकेशंस और मॉडल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, बस ये खत्म होने वाला है। वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड अदर एप्लीकेशंस लाइक मशीन लर्निंग के एप्स वगैरह जो हमारे पास बनते हैं पूरे पूरे। ठीक है, वो कोड्स हम लिख सकते हैं इसके ऊपर। वेब एप्लीकेशन में हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स आते हैं जिनमें एएसपी डॉट नेट आता है। एएसपी डॉट नेट इज द फ्रेमवर्क ऑफ डॉट नेट, डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है, एएसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क है। क्या है? एएसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क है डॉट नेट का। किसका? डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, जो सिंपल वर्ड है डॉट नेट, ये इसमें बड़ी मिसकंसेप्शन करते हैं बच्चे। extends the .NET developer platform specifically for building web-based application. It supports web technologies such as REST APIs, HTML, CSS, and JavaScript. It provides a built-in user database. इसमें आपको डेटाबेस की भी सपोर्ट मिलती है। अब डॉट नेट प्लेटफॉर्म पूरा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और एसक्यूएल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो उस डॉट नेट प्लेटफॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट ने फुल फुल सपोर्ट और कॉन्फ़िगरेशन रखी है एसक्यूएल सर्वर की। मतलब आप बहुत यूजर फ्रेंडली तरीके से एसक्यूएल सर्वर को डॉट नेट के फ्रेमवर्क्स और उसकी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको प्री बिल्ड क्लासेस मिलेंगी, मेथड्स मिलेंगे, जिससे आपको पूरा पूरा कस्टम कोड खुद करना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत आसानी मिल जाएगी डेटाबेस की। विद मल्टी फैक्टर एंड एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन। एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? अगर आप एक्सटर्नली ऑथेंटिकेशन सर्विस फायर बेस से ले रहे हो, सुपर बेस से ले रहे हो, ठीक है, वो शायद आप लोगों को ना पता हो, हम एक्सटर्नल सर्विसेज भी ले सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से ऑथेंटिकेशन वगैरह करने के लिए। फायर बेस आपको पूरी ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस देता है, कोड देता है, बस आपने कॉपी पेस्ट करना है, कनेक्ट करना है और आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर साइन अप विद गूगल लगाना चाहते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो वो एक एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन है। गूगल ऑथेंटिकेशन मेरी एप्लीकेशन के लिए एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन है, तो मैं गूगल की सर्विस भी इसमें यूज कर सकता हूँ, रेस्ट एपीआईज भी बना सकता हूँ, एचटीएमएल भी इसमें सपोर्टेड है, सीएसएस भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, एपीआईज भी क्रिएट कर सकता हूँ। ASP.NET supports industry standard authentication protocols with a built-in security mechanism to protect your .NET apps and cyber attacks. आपको कुछ हैंडल करने नहीं है, .NET सिक्योरिटी खुद हैंडल कर लेगा। आपको सिक्योरिटी की फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ जो ऑथेंटिकेशन का कोड है वो लिखना है, टोकन आ रहा है जा रहा है, जेडब्ल्यूटी जो इसको करना है वो करेगा। हाँ, आप अपनी तरफ से और ज्यादा इसको सिक्योर कर सकते हो। उसकी टेक्निक्स होती हैं जैसे जेसन वेब टोकन्स वगैरह की जो टेक्निक्स होती हैं हम वो यूज कर सकते हैं, और अगर हमें टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम करेंगे भी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना इंसेन है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम जैमरन मोनो को यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स हैं अगेन डॉट नेट के, जिनकी मदद से मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। लेकिन सर ने आपने तो कहा था एक सिंगल कोड बेस से हो जाता है, यहाँ तो ये अलग फ्रेमवर्क कह रहा है। एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन के लिए कह रहा है, जैमरन मोबाइल के लिए, तो दोनों तो अलग बात हो गई ना, दोनों के कोड भी अलग होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मेंशन नहीं है, शायद ये आर्टिकल पुराना है। डॉट नेट का एक और फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं एमएयूआई। क्या कहते हैं? ये डॉट नेट का फ्लटर है। डॉट नेट ने कुछ नहीं छोड़ा। डॉट नेट से आप सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हो, एंगुलर भी साइड हो गई, रिएक्ट भी साइड हो गई, एपीआईज बना दिया, एक्सप्रेस साइड हो गई, नेक्स्ट जेएस साइड हो गई, नेक्स्ट जेएस साइड हो गई पूरी। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाने फ्लटर को भी इसने पहले ही आगे छोड़ दिया। बात समझ आ रही? एमएयूआई, बिल्ड नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप ऐप मोबाइल्स ऑल इन द वन फ्रेमवर्क। जैसे फ्लटर में एक कोड बेस लिखकर उसी कोड से मल्टीपल एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं, इसमें भी एमएयूआई का फ्रेमवर्क यूज करके मैं एक ही कोड लिखकर मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ, वेब भी बना सकता हूँ, डेस्कटॉप भी और लिनक्स भी। तो ये तो फ्लटर ने बाद में कुछ नया जात किया, डॉट नेट ने पहले ही करा हुआ है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो डॉट नेट प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर सीख लिया जब भी इसकी डिमांड है और आप लोग सुनते भी होंगे। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अगेन जैमरन वगैरह है, और फिर मशीन लर्निंग और नगेट पैकेजेस और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सीन है सर डॉट नेट का। अब बात करते हैं कि सर एक्चुअल में डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है और किस तरह बनता है। अब देखो, अगर आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो जैमरन मोनो यूज करोगे, एमएल के लिए अलग है। ठीक है, जैसे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एएसपी डॉट नेट है। क्या है? डॉट नेट का एक फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं एएसपी डॉट नेट। अब एक फ्रेमवर्क क्रिएट कैसे होता है? एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फ्रेमवर्क। उस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेजेस भी हैं डॉट नेट के पास फ्रेमवर्क्स भी हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ, क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
फुल नहीं लिख रहा, ठीक है, आर्किटेक्चर। याद रहे, एप्लीकेशन बनाना काफी नहीं होता, एप्लीकेशन को एक सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर के मुताबिक बनाना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप भाई ईंटें लगा के बिल्डिंग तो तुम भी बना लोगे, लेकिन एक आर्किटेक्चर और एक मैनेजेबल वे में नहीं बना पाओगे। वो टिकेगी नहीं, जलजले में नहीं टिकेगी, विंड में नहीं टिकेगी। अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग है तो वो सरवाइव कैसे करेगी विंड को। तो एक जो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है, उसका डिजाइन कुछ इस तरह से बनाता है जिससे वो सिक्योरिटी से भी सिक्योर भी होती है। आपके पास अच्छा आर्किटेक्चर बनता है, डिजाइन बनता है, उसके अंदर वैनिटीज सही से पुट होती हैं, उसके अंदर पार्क एरिया होता है वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर कर सकता है, वरना ईंटें तो आम बंदा भी रख सकता है ना। बात समझ आ रही। इसी तरह आम डेवलपर भी फाइलें बना के कोड कर लेगा, लेकिन एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक एप्लीकेशन को एक आर्किटेक्चर और एक सिस्टम डिजाइन के मुताबिक बनाता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पीएचपी में वेब एप्लीकेशन बनाई थी, लारावेल में भी बना सकते हैं। पीएचपी में कोई भी फोल्डर कहीं भी बनाया और फाइल कहीं भी बना दी, कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, आर्किटेक्चर आपके पूरे प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज बोलो नहीं है। कोई भी चीज कहीं भी रख दो, कोई फाइल बना लो, उसमें कोई भी कोड कहीं पे भी कर दो। पीएचपी में एक ही फाइल के अंदर एचटीएमएल भी लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, सीएसएस भी लिख रहे हैं, पीएचपी भी वहीं लिख रहे हैं। ये तो कोई बात तो है ना सर। ठीक है, तो आपको फ्रेमवर्क्स क्या प्रोवाइड करते हैं? आर्किटेक्चर सिस्टम डिजाइन जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अगर यह सीख लो तो आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कहलाओगे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऊपर की पोस्ट होती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक सिस्टम डिजाइन प्रोवाइड करता है वेब एप्लीकेशन को, जिनमें बहुत सारे आर्किटेक्चर्स आपको इंडस्ट्री बेस्ड मिलते हैं, जो कि पहले से फंडामेंटल्स के अंदर है। एमवीसी आर्किटेक्चर, द मोस्ट बेसिक आर्किटेक्चर टू क्रिएट एप्लीकेशंस, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को एक फाइल के अंदर सारा कोड रखने के बजाय उसे तीन पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जिससे कोड रियूजेबल, मैनेजेबल, फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है। मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। इसी तरह मजीद और आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे क्लीन आर्किटेक्चर है, जैसे अनियन आर्किटेक्चर है, जैसे रेपोजिटरी पैटर्न है, और बहुत सारे आर्किटेक्चर। वो डिपेंड ऑन द नीड ऑफ एप्लीकेशन या फ्लो ऑफ एप्लीकेशन पे हम चूज करते हैं। तो अगर मैं एक फ्रेमवर्क ले लूं जो कि एएसपी डॉट नेट है, क्या है? ठीक है, एएसपी डॉट नेट और डॉट नेट कोर भी कह सकते हैं इसे, कहने को कह सकते हैं, लेकिन अभी स्टैंडर्ड क्या है? एएसपी डॉट नेट। और एक लैंग्वेज ले लूं जिसे मैं कह दूं सी शार्प, और एक आर्किटेक्चर ले लूं एमवीसी का, तो ये मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क बन गया, और इसको यूज करते हुए मैं वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ। फ्रेमवर्क उठाया, एक लैंग्वेज चूज करी जो उस फ्रेमवर्क में लिखूंगा अपना कोड लिखने के लिए, और दूसरा एक सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर कि अपनी एप्लीकेशन को किस तरह मैनेजेबल वे में लिखूंगा, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करूंगा। इन तीनों का सम अप बनाया तो पूरा एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बन गया। एएसपी डॉट नेट के अंदर एफ शार्प भी कर सकते हो। सी शार्प की जगह क्या यूज कर सकते हैं? एफ शार्प। एफ शार्प सीखो, अभी दिखा देता हूँ विजुअल स्टूडियो खोल के। एएसपी डॉट नेट कोर सी शार्प भी है, एएसपी डॉट नेट कोर एफ शार्प भी है। बात समझ आ रही है? तो जो लैंग्वेज होती है वो बस ये बताती है कि आप उस फ्रेमवर्क में किस लैंग्वेज के थ्रू कोड लिखोगे। आप उसमें एफ शार्प के जरिए लिख लो, आप विजुअल बेसिक लिख लो, आपकी मर्जी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो हम जो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे वेब एप्लीकेशन का, एएसपी डॉट नेट कोर एमबीसी, सी शार्प मतलब लैंग्वेज का नाम नहीं आता, लेकिन हम यूज क्या करेंगे? सी शार्प को एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज यूज करेंगे अपने फ्रेमवर्क के अंदर कोड लिखने के लिए। ठीक है। और सी शार्प एक मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम ऊप के जरिए कोड लिखते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और फिर उसके पिलर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को याद होगी। ठीक है। आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए आपको? वैसे तो सब कुछ ही आना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग तक आपको पूरा आना चाहिए, और मैं ये चीज़ पहले यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, तो कोई कॉन्सेप्ट अगर दिमाग के अंदर से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो आपको चाहिए कि आप रिवाइज कर लो, वरना आप इसमें सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीजें इतनी आएंगी अब ऊपर से कि अगर वो समझ नहीं तो पिछला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जब भी आप रिलेट कर पाओगे हाँ ये वो चीज़ है। कोई प्री रिटर्न इंटरफेस आ जाता है, ठीक है, कोई टाइप आ जाती है ऐसी, हाँ इस ऐसे यही चीज इसमें भी हमने सी शार्प में भी ऐसे यूज की थी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डन है? तो हम जो फ्रेमवर्क यूज करके काम करेंगे वो एसपी डॉट नेट कोर एमवीसी होगा, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ठीक है। और फ्रेमवर्क क्या होता है ये कौन बताएगा? व्हाट इज फ्रेमवर्क? हाँ, गुड, ये पॉइंट अच्छा है। तुम क्या करो? क्या करो?
कोड का पैटर्न होता है, और भी फैक्टर्स है। कोड ऑप्टिमाइज। मैं पूछा फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क इज अ आर्किटेक्चर और डिजाइन पैटर्न ऑफ एन एप्लीकेशन, जिसकी मदद से हम वेब एप्लीकेशंस का कोड ऑप्टिमाइज्ड और एक डिसेंट फ्लेक्सिबल वे में लिखते हैं। वरना अदरवाइज मैं बिना फ्रेमवर्क के भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ, पीएचपी में भी कर सकता हूँ। तो मैं लारावेल में आया तो मुझे क्या मिला, आर्किटेक्चर मिला, पहले से हर चीज पता है कि भाई क्या फ्लो होगा, कौन सी चीज कहाँ बनानी है, किस पैटर्न में बनानी है। जबकि पीएचपी में कोई गाइडलाइन नहीं थी, एक लीनियर पाथ नहीं था, भाई हाँ ये पहले ये करना, ये करना। पीएचपी में कुछ भी करा, कुछ भी उठा के कहीं भी कर दिया। लेकिन लारावेल में क्या है, एक एक लीनियर पैटर्न है, भाई हाँ पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जब भी आपकी वेब एप्लीकेशन क्रिएट होगी और वो ज्यादा मैनेजेबल है। अगर कंट्रोलर में कोई गलती है तो कंट्रोलर में जाऊंगा, मॉडल में गलती है तो मॉडल में जाऊंगा, पीएचपी में तो मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा। बात समझ आ रही। ठीक है, तो मैं फ्रेमवर्क इसलिए क्रिएट करूंगा ताकि मैं एक सिस्टम डिजाइन के अंदर वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकूं। ठीक है। और फ्रेमवर्क आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देता है, साथ में आपको बहुत सारे प्री रिटन प्री डिफाइंड पैकेजेस, क्लासेस, लाइब्रेरीज भी, यूटिलिटीज भी आपको देता है, जो आप वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं वेब एप्लीकेशन कह रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन बनाते हुए इस्तेमाल करोगे। जो बेसिक काम है, जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर का पूरा टेम्पलेट बना के देगा आपको, मॉडल व्यू कंट्रोलर्स का आपको खुद बनाना नहीं पड़ेगा। जो बेसिक बेसिक टास्क है, आपको ऑथेंटिकेशन के अंदर बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर डेटाबेस इंटीग्रिटी के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको हेल्प आउट कर रही होंगी। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। ठीक है। तो एक स्टार्टर टेम्पलेट हमें दे दिया जाता है, जिससे हम सिर्फ अपनी डिजाइन लॉजिक पर फोकस करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे, फॉर्म्स बनाएंगे, फॉर्म से डेटा उठाएंगे, डेटाबेस में पुट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अभी तक हम लोग कंसोल ऐप पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें कंसोल ऐप नहीं बनानी, हमें एक वेब एप्लीकेशन बनानी है प्रॉपर। ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ से चूज करना है एज अ लैंग्वेज सी शार्प को, और मैं किस प्लेटफॉर्म पे बना रहा हूँ, विंडोज पर। तो मैं क्या चूज करूंगा, विंडोज, मतलब एप्लीकेशन किस पे बना रहा हूँ ये वो चीज है, मैं विंडोज पर बना रहा हूँ। अगर आप मैक ओएस पे बना रहे हो तो आप फिर मैक ओएस ही चूज करोगे। ओके ना भैया। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है वेब, क्या आता है, वेब, क्योंकि मैं वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये चूज करोगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारे आपके पास आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको ये मिलेगा ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। हम ये वाली ऐप बनाएंगे। डन है। ये लैंग्वेज को एज सी शार्प यूज कर रहा है, इसमें क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी हैं और वेब भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे एपीआई नहीं, एपीआई के अलग प्रोजेक्ट होता है। कोर एमटी। अच्छा, ASP.NET कोर एमटी और ASP.NET कोर MVC। एमटी में आपको फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा सब कुछ स्क्रैच से। एमटी मिलेगा, खाली मिलेगा। जैसे लारावेल के अंदर होता है ना, एमवीसी का पूरा पैटर्न बना होता है टेम्पलेट, इसमें आपको खाली मिलेगा, इसमें सारा फोल्डर स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन भी खुद करनी है। लेकिन इसमें आपको करके देगा मॉडल व्यू कंट्रोलर। आप जैसे ही इसे चूज करोगे तो आपके पास प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा आपसे। मैंने से कह दिया फर्स्ट स्टेप, क्या कह दिया, लोकेशन आप अपनी मर्जी से चूज कर लो, ये सी यूजर्स पिक्चर्स के अंदर बना रहा है मेरे 12C1 के अंदर। ठीक है। अपनी मर्जी से चूज कर लो। नेक्स्ट करोगे, उसके बाद .NET का आपके पास वर्जन पूछेगा, जो स्टेबल और लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है वो .NET का 8 वर्जन है, लेकिन आप ये 9 भी यूज कर सकते हो, उसमें .NET 10 है नहीं, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम LTS पे जाएंगे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है, यानी कि इसमें आपको इशू फेस करने को मिल भी सकता है और सही भी है, मतलब दरमियान है, तो मसला नहीं होगा इतना। ठीक है, तो हम 8 पर जाएंगे। यहाँ से HTTPS इनेबल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम ब्राउजर के ऊपर आउटपुट देखेंगे। किस पर आउटपुट देखेंगे, क्योंकि वेब एप्लीकेशन किस पे चलती है, खाली ब्राउजर पे चलती है। तो HTTPS इनेबल करने से सिक्योर सॉकेट लेयर इनेबल हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपको एरर नहीं मिलेगा कि अनसेफ साइट है। ठीक है। और उसके बाद आपने कुछ नहीं छेड़ना, बाकी आप देख लो और क्रिएट कर देना। ठीक है। जैसे ही क्रिएट करोगे आपका ASP.NET कोर MVC का वेब एप्लीकेशन का पूरा फ्रेमवर्क आ जाएगा, जिसमें हम सी शार्प का कोड लिखेंगे। ये आ गया साइड में। ठीक है। इस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम अगली क्लास में डिसाइड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। बेटा इसके लिए मुझे जूम करना पड़ेगा, रुक जाओ।
इसमें जूम होगा नहीं। डन। ये देखो, कंट्रोलर, मॉडल, व्यूज, प्रॉपर्टीज, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट, डिपेंडेंसीज, कनेक्टेड सर्विसेज, ऐप की सेटिंग, प्रोग्राम डॉट सी एस, इसने सब कुछ क्रिएट करके दिया है। एमवीसी का बस आर्किटेक्चर फॉलो करो और एप्लीकेशन बना लो। ठीक है। और निहायत ईजी है। अगर आपके जहन में वेब एप्लीकेशन के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कि वेब एप्लीकेशन में किस तरह रिक्वेस्ट आती है, उसे हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्स जाता है, तो आप बड़े इजीली कर सकते हो। लारावेल में हम कर चुके हैं। ठीक है, राउट चलेगा, राउट के बेस पर कंट्रोलर का कोई मेथड चलेगा और वो मेथड डिसाइड करेगा कि अब क्या होगा। ठीक है, वही वाला फ्लो हम यूज करेंगे, लेकिन फिर से हम एमवीसी को दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे और हम अगली क्लास में पहला कंट्रोलर और बेसिक काम करके देखेंगे। है ना।